हम्म। ठीक है जी। अब हम्म। आता है जी वोट बैंक की राजनीति और अपीजमेंट शुरू हो जाती हम्म। है। नेहरू जी ने 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 पास किया सर। ठीक है सर। क्या हम्म। किया सर? वक्फ बोर्ड एक्ट। 1954 में एक्ट ही हम्म। बना दिया 1954 में, हम्म। इंडिपेंडेंट इंडिया में। हम्म। और एक बना दिया सेंट्रलाइजेशन ऑफ वक्फ, यानी एक जैसे एक सेंट्रल यूनिट बना दिया जो पूरे इंडिया के लिए काम करे। हम्म। इसी के अंदर में आगे क्या करते हैं सर, ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड क्या करेगा सर, और इसी एक्ट को यूज करके सर, हम्म। ठीक है, इन्होंने सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया। अब एक काउंसिल का गठबंधन कर दिया जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे। पहले तो एक बोर्ड बनाया, अफेक्टिवली कब से यूज हुआ, 1964 से। और एक क्या बनाया, सेंट्रल वर्क काउंसिल ऑफ इंडिया। हम्म। ठीक है सर। 1964 में ये सारे काम किसने किए गए थे और किस कैसे बना ये काउंसिल? वर्क एक्ट 1954 के तहत। हमेशा याद हम्म। रखना सर, पहले कोई एक एक्ट पास होता है, वो एक्ट के संदर्भ में फिर कोई एजेंसी या संगठन तैयार होता है। हमेशा हम्म। कानून पहले से आता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अरेंजमेंट किए जाते हैं। तो हम्म। पहले एक्ट आया 1954 का, उसके बाद में काउंसिल बनी, हम्म। सेंट्रल काउंसिल, यानी हम्म। इंडिया में काउंसिल रहेगी। और इसका हम्म। काम क्या था सर, कि हर हम्म। स्टेट के अंदर इसी एक्ट का हम्म। सेक्शन 9(1) है, जिसके तहत आपने अब क्या किया सर, हर स्टेट में स्टेट वक्फ बोर्ड बना दिए। आज की हम्म। डेट में मैं बता देता हूँ, टोटल 32 टोटल बोर्ड्स है, एक सेंट्रल बाकी स्टेट के। यानी एक सेंटर में आपका हो गया सेंट्रल वर्क काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर स्टेट हम्म। के लिए वर्क बोर्ड्स हो गए। और ये सारे एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा तैयार कर दिया इन्होंने। सेंटर वाले स्टेट को देखेंगे, स्टेट में भी फर्दर इनकी ब्रांचेस जोड़ के इस तरीके से ये काम करेगा, एक पूरा हम्म। स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया सर। बिल्कुल। अब यहाँ पे आप याद रखना, मैं पहले इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, फिर इसका पॉलिटिकल एंगल मैं जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तब समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या ऐसे उपवाद डाले गए जिससे दिक्कतें चालू होने शुरू हुई वहां से। यानी अभी तक की कहानी में ये है कि इसको एक सेंट्रल बॉडी बनाने का काम किया, पूरे इंडिया के अंदर के स्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम किया वक्फ बोर्ड का। और प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसी स्टेट एजेंसी तरीके की चीजें बनती है, एक पूरा स्ट्रक्चर हम्म। तैयार हो। हम्म। असली जो खून की खाट है सर, वो होती है 1995 में। हम्म। ठीक है सर। हम्म। तब तक भी ये वक्त जो एक्ट था वो नॉर्मल था, लेकिन 1995 में ये नरसिम्हा राव जी की सरकार हुआ करती थी सर। ठीक है। तो हम्म। नरसिम्हा राव की सरकार में सर इन्होंने बनाया द वर्क एक्ट 1995, 22 नवंबर 1995 को सर। ठीक है। ये हम्म। बहुत ज्यादा डेंजरस था। इसके सैलिएंट फीचर हम बाद में बात करेंगे कि क्या। तो सबसे पहले तो इसकी दो पावर बता देता हूं सर। एक तो ओवरराइडिंग लॉ था, यानी कि ये हम्म। इंडिया में जो भी कानून है उनको ओवरराइड करेगा। वाह। मतलब जहां कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो हमेशा ये जीतेगा। वाह। ठीक है। हम्म। और दूसरा जो क्या किया इसको सर, लेजिस्लेटिव पावर दे दी। अब वक्त जो बोर्ड है सर, उसको सिविल कोर्ट की पावर दे दी गई। हम्म। अब मैं समझा रहा हूं बड़े दिन से, सिविल कोर्ट की पावर दे दी गई सर। ठीक है ना हम्म। सर। हम्म। इसमें फिर अलग अलग पद स्थापित कर दिए, पावर क्या होगी, वक्त काउंसिल क्या होगी, स्टेट वक्फ बोर्ड कैसा होगा, उसका सीईओ कौन होगा, उसमें मुतावली कौन होंगी, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, एक पूरा स्ट्रक्चर सर खड़ा कर दिया। हम्म। और इसके अलावा एक जो डेंजरस काम किया है सर, वो बना दिया ट्रिब्यूनल, वक्त हम्म। ट्रिब्यूनल भी बना दिया कि हम्म। इस बोर्ड का जो भी फैसला होगा काउंसिल का, उसकी अपील सिर्फ ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में होगी। हम्म। और ट्रिब्यूनल में जो भी मेंबर होंगे सब मुस्लिम होंगे, मुस्लिम स्कॉलर्स होंगे। हम्म। ठीक है सर। उससे ज्यादा डेंजरस बात क्या की उन्होंने, कि ये ट्रिब्यूनल ने जो भी फैसला कर दिया उसके बाद ना आप हाई कोर्ट जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते, इसकी अपील ही नहीं कर सकते, वो फाइनल है। ठीक है। तो अभी मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, अंदर जब थोड़ा सा जाऊंगा तो आपकी आत्मा भी कांपने लगेगी थोड़ी सी। ठीक है सर।
1 मिनट के लिए रुकिए, ये बताइए ट्राइब्यूनल में जो लोग हैं, क्या वो जुडिशरी से आते हैं, कहाँ से आते हैं? कौन लोग होते हैं वो? सर वो जुडिशरी से भी होंगे, वो एग्जीक्यूटिव भी होंगे, वो मुस्लिम पर्सनल लॉज और डिफरेंट लॉज को जानकार भी होंगे, लेकिन उनकी एक कंडीशन है, वो मुस्लिम होना चाहिए। यानी रिटायर्ड जज भी होगा सुप्रीम कोर्ट का तो वो मुस्लिम होना चाहिए। अगर वो कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट से रिटायर्ड है तो भी मुस्लिम होना चाहिए। और ऑब्वियसली मुस्लिम लॉज का जो जानकार होगा तो मुस्लिम ही होगा। बट कहने का मतलब इसके काउंसिल हो या इसका ट्रिब्यूनल हो, इसमें नॉन मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी कोई होगा वो सिर्फ मुस्लिम होगा। हम्म। तो थीम ऑफ द स्टोरी क्या है कि मुस्लिम होना जरूरी है, चाहे वो रिटायर्ड जज हो, चाहे रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव हो, सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, या कोई भी हो, उसकी पहली एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन इज मुस्लिम। ओके। ठीक है सर। ठीक। सबसे बड़ी बात सर, ठीक हम्म। है, जो हम्म। सीपीसी है, देखिए हम्म। हमारे यहाँ पे ना प्रोसीजरल कोड दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं क्रिमिनल, सीआरपीसी बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। एक सिविल प्रोसीजरल कोड होता है। तो सिविल प्रोसीजरल कोड जो 1908 का है, उसमें जो सिविल कोर्ट को पावर जो भी दी गई है, वो सारी इसको काउंसिल को दे दी गई, वक्फ बोर्ड को दे दी गई। हम्म। यानी कि आपने एक तरीके से एक सेपरेट सिविल कोर्ट खोल दिया सिर्फ मुसलमानों के लिए। और उसकी अपील भी होगी तो कहाँ पे? वक्त ट्रिब्यूनल में होगी। और उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं, अपने घर जाओ। और जो भी ऑर्डर आ गया फाइनल है, बाइंडिंग्स ऑन ऑल दी पार्टीज। और ये हर पार्टी पे बाइंडिंग है, इसकी कोई अपील ही नहीं हो सकती, ना दलील ना अपील। ठीक है सर। उसके अलावा क्या कहते हैं, आप हम्म। इस बोर्ड के खिलाफ या काउंसिल के खिलाफ या ट्रिब्यूनल के खिलाफ ना तो कोई हम्म। सूट कर सकते हैं, ना कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में। इसके खिलाफ आप जा ही नहीं सकते। हम्म। ठीक है सर। हम्म। और क्या बोला? वक्त ट्रिब्यूनल डिसीजंस आर अबव एनी सिविल कोर्ट। किसी भी सिविल कोर्ट से ऊपर होगा। बहुत खूब। ठीक है सर। और इनका मोटो क्या है सर? हम्म। वंस ए वर्क प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी ए वर्क प्रॉपर्टी। एक बार जो गलती से डिक्लेयर हो गई वक्त की प्रॉपर्टी, वो हमेशा वक्त की ही रहेगी। इसमें कोई अपवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की कोई चीज तो आप ले नहीं सकते। जो अल्लाह को एक वरदान में दे दी तो अल्लाह से इरिवर्सिबल है, इरिवोकेबल है। मतलब अल्लाह को दिया जा सकता है, अल्लाह से लिया नहीं जा सकता। ये लाइन याद मैं रखिए सर, बहुत काम की है। मैं वंस सुना ए करता वर्क था प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी ए वर्क प्रॉपर्टी। मैं सुना करता था कि ऊपर वाला देता है, यहाँ ऊपर वाला लेता भी है। ये पहली बार सुन रहा हूँ। तो सर आपके धर्म में देता है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है। जी। सिंस द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू अल्लाह, इट कैन नॉट बी टेकन बैक फ्रॉम अल्लाह। तो जी। अल्लाह को जो चीज दे दी वो वापस। सो वंस ए प्रॉपर्टी बिकम्स वर्क, इट विल ऑलवेज बी वर्क। ये याद हम्म। रखने की बात है, इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर हम्म। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताइए सर। नहीं नहीं, मजा लेने के लिए नहीं बैठे, आपसे जानकारी ले रहे हैं। मजा क्या होता है? सर हम तो मजा लेने के कहानियां लिए सिनेमा सुनाते हैं देखूंगा सर। ना, मजा नहीं ले रहे, आपसे जानकारी ले रहे हैं। इसको जी लैंड बताएं। जिहाद भी कहते हैं आज की डेट में सर। हम्म। अब सवाल ये है क्या हर कंट्री में, हर मुस्लिम कंट्री के अंदर वक्फ बोर्ड होता है? हम्म। जो राधिका जी ने सवाल पूछा था, तो हम्म। जवाब है ना। टर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, और इराक में भी नहीं है। पाकिस्तान। है ही नहीं वो। पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो सब बता ही दिया ना, वो तो अंग्रेजों के टाइम का वक्फ बोर्ड बना ही हुआ था ना। अच्छा अच्छा, हाँ उन्नीस वो सौ मुल्तान में आ तेरह गया, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हम्म। वो तो आई टोल्ड यू सर कि वो तो अंग्रेजों के जमाने से था, तो वो तो बाय डिफॉल्ट उधर जाना ही था। हम्म। ठीक है सर। यहाँ तक की कहानी में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ सर, क्योंकि इसके नहीं बाद असली कहानी शुरू होगी सर। नहीं, आप बताएं। ठीक है हम्म। सर। हम्म। अब क्या होता है सर कि
1923 का जो एक्ट था, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था। ये डिस्प्यूट जो भी था CS19 का था बेसिकली, उनके हम्म डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए था। पर 1954 में जो था, तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो गया, है ना, जैसा कि मैंने हम्म पूरा स्ट्रक्चर बताया कि भाई जी सेंट्रल हो गया, फिर स्टेट का हो गया, वक्फ बोर्ड हो गए, पूरा हम्म स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, किस किस तरीके से काम करेगा, सारा पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। हम्म उसके बाद जो मेन असली कहानी आती है सर, वो आती है 1995 में, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी घटना घटी, उसका हम्म जानना बहुत जरूरी है हमारे सभी वर्षों में। ये हम्म घटना बहुत खतरनाक थी। हम्म ठीक है। और ये हमारे आदरणीय माननीय राजीव गांधी जी के कर कमलों द्वारा किए गए। शाबानो नहीं, अयोध्या। ना 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 सर, ये अलग है। इसको बस आप सुनते जाएंगे और मजे लेते। जी सो आपको याद है बंटवारे के टाइम पे क्या हुआ था सर, कि कुछ लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, कुछ लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। हम्म ठीक है। तो हम्म जहां से जो मुस्लिम गए, उनको तो वो हिंदू जो छोड़ के गए थे, उन्होंने पाकिस्तान ने वो प्रॉपर्टी इनको अलॉट कर दी, जो यहाँ से मुहाजिर गए थे सबको हम्म जमीनें बांट दी, घर दे दिए, सब दे दिए। हम्म सिमिलरली सर क्या हुआ कि जहां हिंदू लोग आए थे यहाँ पे इंडिया में, और ज्यादातर ये लोग सर आए थे आपके हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में, इन एरिया में जाके ये सेटल ज्यादातर लोग आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे नॉर्थ इंडिया में। जो जी रेफ्यूजी थे। हाँ, हम्म क्योंकि रास्ता यही था ना, जिसको जहां जगह मिलती गई सर, हरियाणा पंजाब से चालू करके जहां जहां जो सेटल होता गया, वो इधर ही हाँ बसता जगह चला मिल गया गया। पूरा। बिल्कुल तो उस समय क्या एक प्रोविजन था सर, कि जो मुस्लिम लोग यहाँ से घर छोड़ के गए, हम्म तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये सारी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। हम्म ठीक है सर, गवर्नमेंट की हम्म प्रॉपर्टी बना दी गई इसमें। और जो रिफ्यूजी आए थे उनको वहां पे बसा दिया गया, लेकिन उनसे थोड़ा सा हम्म किराया लेते थे, कि कभी ना कभी हमारे यहाँ एक कानून होता है, 12 साल तक अगर आप एक जगह रह लेते हो, उस जमाने में होता था, तो आप मालिकाना हक पा लेते हो। ठीक है। हम्म तो उस समय हम्म तक 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए किराया होता था, किसी को मकान मिल गया। अब आप सोचिए सर, जब 80s के अंदर जब ये राजीव गांधी जी आते हैं, तो क्या एक बड़ा कारनामा करते हम्म हैं। ये जितने भी मुस्लिम लोगों की प्रॉपर्टी थी सर, हम्म ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी भाई साहब ने वक्फ बोर्ड को दान दे दी। हम्म यानी कि जो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की हुआ उनकी बात करती नहीं। थी, हम्म इतने सालों के बाद, अब जो लोग वहां रह रहे थे, हिंदू लोग जिनको वो अलॉट हुई थी, हाँ एक दिन रातों रात राजीव गांधी जी ने क्या काम किया सर, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। और उसके बाद वक्फ बोर्ड इनसे किराया वसूल करेगा। यानी कि अचानक से वो पूरी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो गई। और अब ये सारा किराया उनसे वसूला जाएगा, किराया बढ़ा सकते हैं, निकाल सकते हो, रख सकते हो, आपकी मर्जी है। यानी रातों मालिकाना रात हक उनका बैठे होगा। बैठे हाँ मालिकाना मालिकाना हक हक उनका वक्फ होगा। बोर्ड का होगा। बिल्कुल और ये किसने महान काम किया सर? सेंट्रल राजीव गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो गवर्नमेंट ने, राजीव गांधी जी ने, यहाँ से शुरू होती है सर असली अपीजमेंट की कहानी शुरू। पॉलिटिक्स। हम्म हम्म अब इनका पेट अभी भी नहीं भरा, तो हम्म ये बना देते हैं सर 1995 का एक्ट। हम्म इस एक्ट के कुछ प्रोविजन है हम्म जो ये कहते हैं कि हर 10 साल के अंदर आप जो है सर्वे करेंगे पूरे इंडिया में घूम घूम के, बोर्ड वाले। और हम्म जो भी प्रॉपर्टी आपको लगती है ये आपकी है, आप बस बता दो कि आपकी है, और वो आपकी हो जाएगी। ये कैसा कानून है? ऐसा ही है सर। तो हम्म वक्फ बोर्ड 1955 के प्रोविजन नंबर 4, 5, 6 क्या बोलते हम्म हैं सर, हम्म कि आप जाइए, सर्वे कीजिए, आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी वक्त की है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, मान लो आपकी जमीन पसंद आ गई, ठीक है, तो जी आपको नहीं बताना। आपने मकान की जहाँ रजिस्ट्री करवा रखी है, वहां उनको बोल देंगे भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे नाम कर दो, और उधर से आपके नाम करवा लेंगे, और आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी वक्त की हो चुकी है। यानी आपको नोटिस देना भी जरूरी नहीं है। ये क्या मुसीबत है?
और ये क्या इंटरेस्टिंग बात, है? हाँ। आपको पता नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी वक्त के नाम हो चुकी है, और उसमें प्रोविजन सेक्शन 6 में ये है कि अगर आपने 1 साल तक इसकी अपील ट्रिब्यूनल में नहीं करी, कौन, वक्त ट्रिब्यूनल में, तो वो परमानेंट उनकी हो जाएगी, फिर अपील भी नहीं कर पाएंगे आप। एक तो आपकी प्रॉपर्टी कब उनके नाम चढ़ गई आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको नोटिस नहीं दिया, आपको पार्टी नहीं बनाया, और अगर गलती से आपको पता चल भी गया और 1 साल का टाइम पूरा हो गया, तब आप उसकी अपील भी नहीं कर पाएंगे। 1 साल बीच में? 1 साल का टाइम है बस। और इनको क्या करना है, बोर्ड को सिर्फ एक प्रेम पत्र लिखना है रजिस्ट्रार ऑफिस में कि भाई ये जमीन हमारी है, हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने वो प्रेम पत्र पढ़ा या नहीं पढ़ा, जो भी के, ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉपर्टी हो गई सर। मैं ठीक है सर। ऑनेस्टली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कोई कानून बन भी सकता है क्या? ऐसा कानून ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है सर। अभी अभी हम प्रैक्टिकल केस बताएंगे सर आपको, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। मतलब आप जो सोचिए कि आपका या मेरा घर, आपको और मुझे पता ही न लगे, अचानक वो वक्फ बोर्ड के नाम हो गया है और 1 साल बाद मिल्कियत उनकी हो गई है, क्योंकि मैंने अपील नहीं की, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। और आई मीन, उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हुई यूपी में वक्फ बोर्ड की है। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाते थे लोग अपील करने, तो वो कहते थे भाई ये तो वक्त की बात है, अब वक्त ट्रिब्यूनल में जाओ, वक्त बोर्ड को पेश करो। और अगर ट्रिब्यूनल ने बोल दिया ये वक्त की प्रॉपर्टी है, तो वक्त की है, हम क्या कर सकते हैं? मतलब ये तो लीगली आप तो अपील भी नहीं कर सकते। सर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को कह दिया ये वक्त की प्रॉपर्टी है। और भाई साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट रोते रोते पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास कि साहब बचा लो, ये तुम्हारी जमीन छीन रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, और बदले में उनको 5 एकड़ अलग से जमीन देनी पड़ी, तब हाईकोर्ट की जमीन बची है। तो जब हाईकोर्ट खुद, जिस हाईकोर्ट ने सौ हजारों आदमियों को बोल दिया कि ना ट्रिब्यूनल में जाओ, हमारा मैटर ही नहीं है, और जब उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा जब भेज दिया नोटिस की हमारी हुई, हाथ से निकलो यहाँ से, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन पे भाई साहब ने दावा ठोक दिए तो हमारी है, निकलो यहाँ से। किसी जमाने में हमारे कौन से सुल्तान का घोड़ा यहाँ पे सुसु करने आता था, ठीक है, हो गई हमारी। ये क्या ड्रामा है? अच्छा, सर ड्रामा कह रहे हो आप, इतना सीरियस यकीन प्रॉब्लम को। मानिए, यकीन मानिए, मेरा जो लॉजिकल दिमाग है, वो ये सब कुछ सुन रहा है, लेकिन यकीन मानिए, मतलब बहुत संभव है आप जो कह रहे हैं वो सब 100% सही है, पर दिमाग 1% नहीं मान रहा है। आई मीन, सोचना मुश्किल है कि ऐसा कोई कानून भी बन सकता है। खैर, अच्छा बताइए सर, आगे। मैंने आपको क्या बोला था सर, आपका दिमाग हिल जाएगा आज जो कहानी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिन ओके। में बोला था ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा सर, कि कोई भी समझदार आदमी ये सोच लेता है। तो सर आप कहानी बीच में जी ठहरा दिया आपने। तो जी सबसे जी जी। पहले तो क्या है सर, इसके प्रोविजंस है कुछ जो बोलते हैं कि भाई जो आप सर्वे करिए, लेकिन सर्वे होगा 10 साल में एक बार। हम्म अब अचानक से आपका मन कर गया किसी अच्छी सी प्रॉपर्टी को देख के, यार ये तो हमारी होनी चाहिए, हम्म तो कहते कोई बात नहीं, आपको 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 40 आपको प्रोविजन देता है, पार्ट 1 पार्ट 3, कि आप जाओ सीधा किसी भी प्रॉपर्टी को जाके, अगर कोई एनजीओ है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, आपका मन आ गया ये तो हमारी होनी चाहिए, सीधा जहाँ पे वो रजिस्टर्ड उनको लेटर भेज दो कि आज से हमारी हुई, खत्म कहानी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई किसी को गुरुद्वारा पसंद आया, तो वो भी तो किसी हाँ, माइनॉरिटी का है। तो ऐसा कैसे कि एक माइनॉरिटी के पास ये हक माइनॉरिटी का है? कोई लेना थोड़ी थोड़ी है सर, नहीं, वक्त वो माइनॉरिटी का नहीं है ना, वो तो मुस्लिमों का है, पहले तो तो आप मुस्लिम क्या समझिए। माइनॉरिटी नहीं है इस मुल्क में? तो माइनॉरिटी का यहाँ क्या लेना देना है, ये तो मुस्लिमों का है ना सर। यार इस्लामिक लॉ के हिसाब से, सरिया के हिसाब से कानून नहीं है, उसका गुरुद्वारे से क्या लेना देना सर, सरिया थोड़ी लागू होता है उनपे, या जैन के सरिया, ऊपर सरिया थोड़ी ये लागू। ये तो लोगों की किस्मत पे सरिया मारने जैसी बात है भाई। अब ये सरिया कह लो या सरियत कह लो या जो भी कहना है, पर कानून यही है सर, अब पसंद आए या ना आए। जी, तो ओके। ठीक है सर,